नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आज हम 11th क्लास का मैथ का चैप्टर 3 जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है वो शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार वीडियो में जो एक राइट ट्रायंगल पी क्यू आर है और जो ये फंक्शंस मैंने लिखे हुए हैं इनको आप ध्यान से देखें। अगर 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की जाए तो आपने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया था, एक राइट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 के अलावा जो दो एंगल्स हैं उनमें से किसी एक एंगल को जैसे मैंने थीटा लेट कर दिया है क्यू पे, तो थीटा की वजह से इस ट्रायंगल की साइड्स के नेम आप डिसाइड करेंगे। जैसे कि थीटा के साथ लगती हुई जो साइड होगी वो बनेगा बेस, थीटा के जो ऑपोजिट है वो बनेगा परपेंडिकुलर, और राइट ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, वो फिक्स होता है। तो अगर इस राइट ट्रायंगल की तीन साइड्स में से किन्हीं दो को एट ए टाइम लेके आप रेशियोज निकालते हैं तो वो 6 रेशियोज आप निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है। अब इन 6 रेशियोज में से हर एक रेशियो का अपना एक नेम है। फॉर एग्जांपल, अगर आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज देखेंगे तो ये साइन थीटा, b बाय h अगर है तो ये कोस थीटा है, p बाय b अगर है तो टेन थीटा, b बाय p है तो कोट, h बाय b है तो सीकेंट एंड h बाय p है तो कोसिकेंट है। लेकिन ये सारे फंक्शंस जो हैं, फॉर्मूले तो p बाय h और b बाय h ये फिक्स हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में थीटा को अगर क्यू पॉइंट पे या क्यू एंगल पे मैंने लिखा हुआ है तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का मतलब परपेंडिकुलर का रोल कौन प्ले करेगा, थीटा की ऑपोजिट साइड पी आर। तो देयरफॉर दिस इज पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर क्यू। लेकिन अगर आप इस थीटा को, थीटा की बजाय यहाँ कोई एंगल में फाई लिख देता हूँ तो फाई के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज होगी, उसकी वजह से ये वाली वैल्यूज चेंज होंगी, ये जो रेशियो है ये अलग आएगा, फॉर्मूले फिर भी सेम ही रहेंगे। तो ये था 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है, जो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो ये 6 फंक्शंस हैं जो कि आपके 10th क्लास से ही आपके पास हैं, आपने ये सीखा था। लेकिन 10th क्लास में ये जो थीटा एंगल था ये एक एक्यूट एंगल था, ये आपने पढ़ा था। 11th क्लास में ऐसा नहीं होगा कि एक्यूट एंगल्स ही हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, आप ऑब्ट्यूज एंगल्स पे भी, राइट एंगल पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट ट्रायंगल में है, ये आपने देख ही लिया क्योंकि एक परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का ही रेशियो इसमें है। उसके अलावा जो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास चीजें आई थी वो क्या थी, जैसे सपोज कीजिए आपने एक ये रे है जिसका नाम मैंने ओ ए रख दिया, ये फिक्स रे कर दिया आपने, कोई एक रे आपको मिलती है, या मैं ये कहूँ कि ये कोई एक साइड है आपके पास और उसने इस साइड को आपने इस O पॉइंट को फिक्स करके और A पॉइंट को पिक किया और इसको थोड़ा सा रोटेट किया, मतलब रोटेट इस तरह से, जो पोजीशन OA थी सपोज अब OB बन गई। तो अब अगर ये OB आ गई है तो आपने ये देखा कि जो OA रे थी अब वो डिस्प्लेस हो चुकी है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी आपको ध्यान रखनी है, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो अमाउंट यहाँ पे बना है, ये डिस्प्लेसमेंट जो हुई है, इस डिस्प्लेसमेंट को ही हम एंगल बोलते हैं कि ये एंगल हुआ है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की है एंटी क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव एंगल है, और सपोज कीजिए आपने इस OA को डिस्प्लेस किया होता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाला, तो ये नेगेटिव एंगल होता। अगर आपने ऊपर वाले एंगल का नाम थीटा रखा है तो ये वाला जो भी एंगल है अगर इसका अमाउंट इक्वल होगा तो ये माइनस थीटा, और अगर इक्वल नहीं है तो ये माइनस ऑफ सम अदर नेम आप इसको लिख सकते हैं, मैंने मान लिया इसका नाम फाई है। तो ये एक अलग एंगल है और ये नेगेटिव एंगल है। नेगेटिव एंगल का ये मीनिंग नहीं है कि वो जीरो से छोटा है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये अगर एक ओ ए रे है और आपने इसको ऐसे रोटेट किया है, अगर आप ज्यादा रोटेट करेंगे बड़ा एंगल बनेगा, छोटा रोटेट किया है तो छोटे एंगल्स बनेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा 1 है, उससे बड़ा है थीटा 2 और उससे भी बड़ा है थीटा 3, तो अगर एंगल नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीरो से भी छोटा हो गया है। नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ उस एंगल के मेजरमेंट की डायरेक्शन की वजह से है। अगर आपने इसको क्लॉकवाइज मेजर किया है तो इसका साइन नेगेटिव आ गया। एंगल हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो क्लॉकवाइज मेजर किया हुआ एंगल नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया हुआ एंगल सिंपल आप एंगल से पॉजिटिव से लिखते हैं। अब जिस तरह से आपके पास कोई भी एक क्वांटिटी है, जैसे ये थीटा है या फाई है, ये कुछ क्वांटिटीज हैं और हर एक क्वांटिटी को मेजर करने की कुछ यूनिट्स होती हैं। जैसे लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में हो सकती है लेंथ, मीटर में हो सकती है, किलोमीटर में, या और भी यूनिट्स हैं इसकी। टाइम है सेकंड्स में आएगा, मिनट्स में आएगा, आवर्स में, वीक है, डे है, फिर जो है मंथ भी है, ईयर भी है। तो इसी तरह से हर एक इस अमाउंट की कुछ ना कुछ यूनिट आपके पास आएगी। तो यूनिट आपकी क्या है,
एंगल को मेजर करने की दो यूनिट हैं जो हमने अभी पढ़नी है, एक तो है डिग्री और जो दूसरी है वो है रेडियन। तो ये जो दो यूनिट हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, इनको आप एक डिग्री को समझेंगे पहले और फिर रेडियन को समझेंगे कि ये डिग्रीज और रेडियन किस तरह से आपके पास आए हैं, इनका मीनिंग क्या है, 1 डिग्री का क्या मीनिंग है और 1 रेडियन का क्या मीनिंग है। डिग्री को एक्सप्लेन करने के लिए आप ये देखिए, आपके पास एक रे है O से A तक और आपने इस A पॉइंट को यहाँ से एक बार डिस्प्लेस करने के लिए पिक किया और पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने रोटेट किया। जब रोटेट करके आप पूरा यहाँ पे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं 1 रेवोल्यूशन। अब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद जो रे जिस पोजीशन में थी इनिशियली, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद वो फाइनली वहीं पे आ जाएगी, तो इसको एक रेवोल्यूशन बोलेंगे। अब डिग्री क्या है, 1/360th पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री? 1 डिग्री इज द एंगल which is 1/360th part of 1 complete revolution। एक रेवोल्यूशन का अगर 360वां हिस्सा आप देखते हैं तो उस हिस्से को 1 डिग्री बोला जाता है। तो 1 रेवोल्यूशन का इसका मतलब क्या हुआ, 1 रेवोल्यूशन अगर आपने कंप्लीट लगाया है तो 1 रेवोल्यूशन के अंदर कितने डिग्रीज के एंगल आपके पास बन जाएंगे, 360 डिग्री का एंगल आपके पास एक 1 रेवोल्यूशन में बन जाएगा। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। डिग्री को आगे भी कन्वर्ट किया जाता है, आगे भी उसको रिलेट किया जाता है। 1 डिग्री को आगे पार्ट्स में ब्रेक किया गया है मिनट्स में, तो इसको लिखा जाता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मतलब 1 डिग्री एंगल का अगर 60वां हिस्सा आप देखते हैं तो उस छोटे से हिस्से को 1 मिनट बोला जाता है। तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स हैं, उसके बाद आगे भी 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स भी होती हैं। तो डिग्री को डिनोट करने के लिए आप एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, मिनट के लिए 1 डैश लगाते हैं, सेकंड्स के लिए 2 डैश लगाए जाते हैं। 1 डिग्री में आपके पास 60 मिनट हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। 1 डिग्री की या डिग्री की डेफिनेशन के बाद आइए अब चलते हैं रेडियन पे। रेडियन की डेफिनेशन क्या है, रेडियन एंगल कैसे बनता है, किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेडियन को समझने से पहले आपको एक वर्ड आपको सीखना है, उसको बोलते हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस आपने 1 यूनिट ली है। 1 यूनिट का मतलब वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, वो 1 मीटर भी हो सकती है। 1 यूनिट का मतलब एक इकाई उसकी लेंथ आपने रेडियस की ली है, वो यूनिट आपने क्या ली है, सेंटीमीटर मीटर, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सपोज ऐसे लिख लेता हूं कि मेरे पास एक सर्कल है जिसके सेंटर से जो मैंने ये रेडियस ली है ये 1 यूनिट है। इसका नाम मैंने O से A तक OA रख दिया। अब ये जो OA डिस्टेंस है इसको रेडियस बोला जाएगा, रेडियस इज 1 यूनिट। एंड अगर 1 यूनिट की ही आपने एक आर्क ली है, ये A से B तक जो आर्क लेंथ है, इस आर्क की लेंथ भी 1 यूनिट ही है। अब इस 1 यूनिट की आर्क ने इस यूनिट सर्कल के सेंटर पे जितना भी एंगल सबटेंड किया है वो 1 रेडियन है। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन को आप एक बार ध्यान से समझिएगा। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ 1 यूनिट एट द सेंटर ऑफ ए यूनिट सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। एक यूनिट सर्कल के सेंटर पे यूनिट लेंथ की आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया, इस एंगल को लिखा जाता है 1 रेडियन। अब आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा, ये तो एक जनरल एग्जांपल है। अगर मेरे पास सर्कल होता r यूनिट का, मतलब रेडियस r सेंटीमीटर में ले लेता और मेरी आर्क लेंथ भी r ही होती, तो भी ये जो एंगल आता है ये मेरे पास 1 रेडियन ही आता। तो ये 1 यूनिट को एक एग्जांपल के लिए आपने समझना है। अदरवाइज जितनी रेडियस का सर्कल है उतनी ही लेंथ की अगर आर्क लेंथ से आप सेंटर पे एंगल बनाएंगे तो वो एंगल हमेशा ही 1 रेडियन का ही बनेगा। तो 1 रेडियन एंगल समझने के बाद अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब सपोज कीजिए ये 1 यूनिट सर्कल था जिसकी रेडियस यूनिट है और 1 यूनिट का ही मैंने इस पे आर्क लेंथ लिया हुआ था। अब अगर मैं आर्क लेंथ को 2 यूनिट करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 2 रेडियन। अगर आप यहाँ पे इसको 3 यूनिट कर देंगे तो 3 रेडियन का एंगल बनेगा थीटा। अगर आपने इसको x यूनिट कर दिया
तो ये x रेडियन का एंगल बनेगा। अब आप ये सोचिए ध्यान से कि अगर रेडियस O से A तक थी और A से B तक का डिस्टेंस आप जितना ले रहे हैं उतना ही रेडियन एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे, तो क्या होगा जब ये डिस्टेंस कंप्लीट इस सरकमफेरेंस के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जो सर्कल है उसकी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, और इस अपने पर्टिकुलर केस में आप रेडियस ले रहे हैं 1 यूनिट, मतलब r इज 1, तो इट मींस इस एग्जांपल में सर्कल की जो कंप्लीट सरकमफेरेंस है वो 2 पाई के इक्वल है। तो जब ये पूरा 2 पाई सरकमफेरेंस यानी कि आर्क लेंथ बन चुकी होगी 2 पाई, तो पूरा जो एंगल है वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करते हैं तो उसमें सेंटर पे बना हुआ एंगल कन्वर्ट हो जाता है 2 पाई रेडियन में, जो कि पहले था 360 डिग्री में। तो यहां से एक रिलेशन भी आपके पास आ गया कि जो 2 पाई है, जो 2 पाई रेडियन है, ये जो एंगल है ये एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, कंप्लीट 360 डिग्रीज के। अब जैसे डिग्री लिखने के लिए आप ऊपर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसी तरह रेडियन लिखने के लिए क्या लिखा जाता है, या तो आप किसी एंगल को ऐसे लिखते हैं कि मेरे पास एंगल है, जैसे 2 पाई को ही लिखता हूं 2 पाई रेडियन, जैसे कंप्लीट आपने ये वर्ड लिख दिया रेडियन, या इसको आप 2 पाई आर फॉर रेडियन भी लिख सकते हैं, या 2 पाई सी भी किसी बुक में लिखा मिलेगा। सी का मतलब है सर्कुलर सिस्टम, क्योंकि ये सर्कल से ही बन के निकल के चीजें आई हैं, तो इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। और कई बार जैसे जैसे आप आगे इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे तो आपको ये भी देखना है कि जैसे पाई बाय 2 है, पाई है, 2 पाई है, ये पाई बाय 6 है, अगर आप किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पाई, तो ये अंडरस्टूड है कि वो रेडियन की टर्म्स में ही है, वो डिग्री में नहीं है, आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर अब आपके पास इस तरह का एक रिलेशन आ गया है कि 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है, और एक फॉर्मूला और यहां से निकल के सामने आने वाला है, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। जिस तरह से ये एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर 1 यूनिट सर्कल है और 1 यूनिट की ही लेंथ की आर्क लेंथ आप ले रहे हैं, तो सेंटर पे कितना एंगल बनता है उसको 1 रेडियन बोलते हैं। तो क्या होगा अगर मैंने एक r सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, और इस बार जो आर्क लेंथ है वो मैं l सेंटीमीटर ले रहा हूं, these two are not equal, तो एंगल तो कुछ ना कुछ अभी भी बनेगा, थीटा तो अभी भी बनेगा। तो अब इस थीटा की क्या वैल्यू आएगी, इसको कितने रेडियन बोला जाएगा। एक बार इसको दोबारा से आप इस एग्जांपल से देखिएगा। ये एक एग्जांपल है जिसमें रेडियस 1 थी, आर्क लेंथ 1 थी, तो थीटा का मतलब आ गया था 1 रेडियन, ऐसे लिख लेता हूं मैं इसको 1 r। जब आपने सर्कल की रेडियस 2 कर दी और लेंथ भी आपने 2 कर दी, अभी भी जो थीटा है वो फिर से 1 रेडियन ही आएगा अगर ये चीजें इक्वल है तो। और अपने एग्जांपल में ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल अगर नहीं है तो उसके लिए मैंने कैसे बताया आपको, आपने एक सर्कल ड्रॉ करा जिसमें 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है, मतलब उसकी रेडियस 1 है, और आर्क लेंथ आपने ले ली 2, तो ये रिलेशन कैसे बना, थीटा बन गया 2 बाई 1 रेडियन। 2 बाई 1, ये 2 है आर्क लेंथ, 1 है रेडियस। तो उसी तरह अगर सपोज कीजिए आपके पास 1 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने सर्कल ड्रॉ किया होता और आर्क लेंथ जो है वो मैं x सेंटीमीटर ले लेता, तो ये एंगल कितना बनता, थीटा विल बी x बाई 1 रेडियन, तो ये x बाई 1 रेडियन बन जाता। तो इन सभी को अगर हम जनरलाइज करें कि अगर आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है और जिसमें आर्क लेंथ आपने l सेंटीमीटर ली है, तो थीटा कैसे बनेगा, l बाई r रेडियन। तो यहां से आपके पास एक फॉर्मूला भी है जो आपने ड्राइव किया है, थीटा इज इक्वल टू l बाई r, और इस फॉर्मूले में ये जो थीटा है ये आपने देख लिया, ये रेडियन की टर्म्स में होगा। तो यहां तक आपने अभी 2 फॉर्मूले जो है वो ड्राइव किए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड सेकंड फॉर्मूला क्या है आपके पास, सेकंड फॉर्मूला इज थीटा इज इक्वल टू l बाई r। फर्स्ट फॉर्मूला है पाई मतलब रेडियन और डिग्री का रिलेशन, इसको अभी आप और भी सोल्व करेंगे, और एक फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू l बाई r। इस फॉर्मूले में थीटा सिर्फ और सिर्फ रेडियन में है, वो डिग्री में नहीं है, उसको डिग्री में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, इन पे बेस्ड आइए कुछ न्यूमेरिकल्स अब मैं आपको क्लियर करवाता हूं।
चलिए आगे देखते हैं। बोर्ड पे राइट हैंड साइड में आपके पास मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, इट मीन्स पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये इक्वेशन नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 1 है। और फर्दर डिग्रीज को किस तरह से आगे ब्रेक किया गया है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। एंड सेकेंड फॉर्मूला इज थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर रेडियन, ये फॉर्मूला नंबर 2 है, वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, L is the length of the arc and R is the radius of that circle. Here theta is in radian only, ये आपको ध्यान देना है। तो अब जो क्वेश्चन है मेरे पास वो ये है कि मैं चाहता हूँ 240 डिग्रीज को मैं कन्वर्ट कर दूँ रेडियन मेजर में। अब रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है आपको डिग्री को। अब डिग्री और रेडियन का क्या रिलेशन है, वो रिलेशन फॉर्मूला नंबर 1 में है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि एज 180 डिग्रीज विल बी इक्वल टू पाई रेडियन, इट मींस 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 एंड 240 degrees will be equal to pi by 180 and multiplied by 240, 6 3 जा 6 4 जा, it means the angle is 4 pi by 3 radian। तो जो 240 डिग्री एंगल है उसको अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो आएगा 4 बाई 3 पाई रेडियन। अब हर बार हम ये रेडियन नहीं लिखेंगे, अगर एंगल पाई में है तो वो अंडरस्टूड है कि वो रेडियन में ही है। तो 240 डिग्रीज को आपने कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। Similarly, you can see if we want to convert 520 degrees into radian measure, we can use the identity 180 degree will be equal to pi radians. So 1 degree will be equal to pi upon 180 radians and 520 degrees will be equal to pi upon 180 multiplied by 520, and after cancelling out the common factors we get the answer is 26 by 9 pi. So this is 520 degree is being converted into 26 by 9 radians. Okay, next question is to convert minus 47 degrees 30 minute into radian measure. आपके पास इस बार जो एंगल है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है आपने इसको क्लॉकवाइज मेजर किया है एंड एंगल इज नॉट कंप्लीट, मींस 47 डिग्रीज आर कंप्लीट बट नेक्स्ट डिग्री इज कंप्लीट अप टू 30 मिनट्स, मतलब 47 डिग्रीज 30 मिनट का ये एंगल है। आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले आपको इसको कंप्लीट डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे अगर लिखूं कि एज 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, इसमें इट मींस 30 मिनट का मतलब आपके पास आ गया 1/2 डिग्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 47 डिग्री और 30 मिनट जो है वो एक्चुअल में आप इस तरह से लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि माइनस का जो सिंबल है वो सिर्फ इसलिए है कि एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप इसको अलग रख सकते हैं। ये माइनस अलग हो गया। 47 डिग्रीज कंप्लीट थी, 30 मिनट्स को मैं 1/2 लिख सकता हूं, तो ये बन गया 47:1/2 डिग्रीज, यानी कि कंप्लीट जो एंगल है वो है आपके पास 95/2 डिग्रीज। अब इस 95/2 विद माइनस को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे कि एज 180 degrees are equal to pi radian, it means 1 degree will be equal to pi by 180। जो ये पुराना मेथड था उसी से आपको सॉल्व करना है। दिस implies that minus 95/2 degree will be equal to pi by 180 and multiplied by minus 95/2। अब इसको minus 95/2 को अगर आप सोल्व करें, ये कैंसिल आउट हो सकता है 5 से, तो ये 5 पे कैंसिल आउट होकर बनेगा 5 1 जा 5 19 जा और 5 6 जा। अब इसको अगर आप थोड़ा सा सोल्व कर दें तो ये बनेगा -19 पाई बाय 72 रेडियन। तो ये आंसर आ गया -19 पाई बाय 72 रेडियन। तो इस नेगेटिव एंगल को, और जो कि कंप्लीट एंगल नहीं था, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया रेडियन मेजर में। ओके, अब इस इनइक्वालिटी, इस कंडीशन को दूसरी तरह से हम यूज़ करना सीखते हैं कि अब आपके पास एंगल्स जो हैं वो रेडियन में गिवन है और आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वो है टू कन्वर्ट 5 पाई बाय 3 इन डिग्री मेजर। तो यहाँ आप सॉल्यूशन में सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि एज, क्योंकि आपने डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो राइट हैंड साइड में आप डिग्री रख लें कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 1 रेडियन, यहाँ पे आप अगर ऐसा लगाना चाहें आप तो लगा सकते हैं। 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्रीज एंड 5 पाई बाय 3 रेडियन will be equal to 180 by pi multiplied by this 5 pi by
3, ये पाई पाई कैंसिल आउट हो गए, 3 से 180 60 पे कैंसिल आउट हुआ, 60 से 5 मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया 300 डिग्रीज। तो 5 पाई बाय 3 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 300 डिग्रीज। तो यहाँ ये बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका है। एक्चुअल में जो पाई की एंगल्स की टर्म्स में हम वैल्यू यूज कर रहे हैं वो 180 डिग्री आ गई। फॉर एग्जांपल आपके पास पाई 180 है, आपने पाई को अगर 2 से डिवाइड किया तो 180 बाई 2 कितना बनने वाला है 90 डिग्रीज। अगर आपने पाई को डिवाइड कर दिया 3 से और पाई है 180, 180 बाई 3 का मतलब क्या हो गया 60 डिग्रीज। अगर आप पाई को डिवाइड करते हैं 4 से तो ये 45 डिग्री आएगा, अगर पाई को डिवाइड कर दिया 6 से तो ये 30 डिग्रीज आ गया। तो इस तरह से जो आपने 10th क्लास तक एंगल्स पढ़े थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90, 60, वो सभी रेडियन में इस तरह से कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है कि आप पाई के प्लेस पे 180 डिग्रीज या 180 डिग्रीज के प्लेस पे पाई रेडियन यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं इसका यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कन्वर्ट -4 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। आपको अब -4 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। तो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, आप ऐसे लिखेंगे कि एज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्रीज एंड -4 रेडियन will be equal to 180 by pi multiplied by this -4। अब इसको आपने आगे सॉल्व करना है क्योंकि लास्ट एग्जांपल में तो क्या था, इस रेडियन में ही पाई यहाँ पे लिखा हुआ था तो वो पाई से पाई कैंसिल हो गया था। अब ये जो पाई है, इस पाई की वैल्यू आपको 22/7 पुट करनी पड़ेगी क्योंकि अब आप इसको डिग्री में और फिर डिग्री से फर्दर मिनट्स में और फिर उसके बाद सेकंड्स में भी कन्वर्ट करेंगे। तो क्योंकि पाई की टर्म्स में तो जो एंगल होता है वो रेडियन की टर्म्स में है, रेडियन को तो आप कन्वर्ट ही करना चाह रहे हैं डिग्रीज में, तो जब आपको डिग्री में एंगल लिखना है तो उसमें आपने पाई को पुट करना है 22/7। तो यहाँ पे जब मैंने इसको सारा पुट किया तो ये मेरे पास बनेगा, ये एक्चुअल में आ रहा है 180 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो ये था ही, और वो जो पाई का 22/7 आना था वो 7 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास बन गया ये पूरा का पूरा एंगल। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें अच्छे से तो ये जैसे 2 और ये 22 आएगा यहाँ पे 22, तो ये कैंसिल आउट भी होगा ये 2 पे और ये 11 पे, और ये जो आंसर आपके पास आने वाला है, ये जो आंसर है ये बनेगा -50 और बन गया लगभग 40/22। अगर आपने इसको कैंसिल आउट नहीं किया तो ये इतना एंगल आ जाएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 7 से मल्टीप्लाई करके, और अगली बार जो ये एंगल आपके पास आ जाएगा ये बन जाएगा -2520/11, और ये है डिग्रीज में। अभी आप इस फ्रैक्शनल डिग्री को यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, आप इसमें देखेंगे कि कितने कंप्लीट डिग्रीज बन चुके हैं, कितने कंप्लीट मिनट्स बन चुके हैं और कितने कंप्लीट सेकंड्स बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर इस तरह का फ्रैक्शन आपके पास होता है नॉर्मल नंबर्स में तो आप उसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 11 वी गेट, ये माइनस जो है ये एज इट इज चलता रहेगा। जब आप इसको डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पे तो आप इसको डिवाइड करके देखिए कितना आएगा। माइनस तो है ही 229 और ये जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। तो ये आंसर आपके पास इस तरह से आ रहा है कि 2520/11 कैन बी रिटन एज 229:1/11, और ये डिग्रीज हैं। अब आप यहाँ से थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें 229 पार्ट्स तो कंप्लीट हैं और नेक्स्ट एक पार्ट का 11वां हिस्सा आपके पास है। मतलब आपके पास 229 डिग्रीज कंप्लीट हैं और अगली डिग्री कंप्लीट नहीं हुई लेकिन उसका 11वां हिस्सा आपके पास है। तो जब डिग्री से छोटी यूनिट में आप एंगल को कन्वर्ट करेंगे तो वो मिनट्स में जाएगा। तो इतनी डिग्रीज को मिनट में कैसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूं वो स्टेप आपने देखना है। तो इसको मैं क्या देख रहा हूं, ये -229 डिग्रीज कंप्लीट होगी और ये 1/11 इंटू 60 मैंने कर दिया और ये बन गई है मेरी मिनट्स, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट्स होती हैं। तो उस डिग्री को अगर आपने मिनट 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल मिनट्स अब आपके पास आ गई। अब ये डिग्रीज के बाद जब आप मिनट वाली इस ब्रैकेट को देखेंगे तो यहाँ भी आपको क्लियर हो जाएगा कि 60 मिनट्स हैं डिवाइडेड बाय 11 भी है, तो कंप्लीट कुछ मिनट्स हैं और कुछ बची हुई मिनट्स का पार्ट है। तो उसको मैंने ऐसे लिखा -229 डिग्रीज एंड इसके बाद यहाँ कोई सिंबल नहीं आएगा, 60 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 पे तो कंप्लीट चला गया, 5:5/11 इतने मिनट्स में इसको लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मिनट्स आर कंप्लीट एंड नेक्स्ट मिनट इज ओनली अप टू 5/11 पार्ट। तो इसको आगे आप कैसे ब्रेक करेंगे वो मैं ऐसे लिखूंगा कि -229 डिग्रीज कंप्लीट, देन 5 minutes complete and then this
5/11 मिनट है और इसको मैं सेकंड्स में आगे ब्रेक कर सकता हूं, तो मल्टीप्लाइड बाय 60 एंड दिस इज सेकंड्स। अब इसको और आप किस तरह से लिखेंगे, ये -229 डिग्रीज कंप्लीट, 5 मिनट कंप्लीट, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 300/11, 300/11 को अगर आप देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 28 के। सेकंड से आगे इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे तो ये 28 सेकंड्स तक जाएगा, और इसको आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखें क्योंकि अभी आगे डिवीजन बचा हुआ था। तो ये जो -4 रेडियन है ये इस तरह से -229 डिग्रीज 5 मिनट्स एंड 28 सेकंड्स के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आपने कन्वर्ट किया। चलिए अब एक्सरसाइज के कुछ और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। देखिए ये मेरे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपसे एक सर्कल आपको गिवन है, इन ए सर्कल हुज डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर। डायमीटर है 40 और एक कोई कोड इन्होंने ली है जो कि 20 सेंटीमीटर है, और इन्होंने आपसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। एक बार इसका मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, फिर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। आपके पास एक सर्कल है और एक सर्कल ऐसा जिसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है आपको, डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर। इट मींस जो रेडियस है इसकी वो आने वाली है 20। तो मैंने बी ए डायमीटर एज्यूम किया है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, OA इज इक्वल टू 20, OB इज आल्सो इक्वल टू 20 एंड द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर। कोड जो है वो 20 सेंटीमीटर की है। तो एक कोड अगर मैं ड्रॉ करता हूं, मैं कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता था, सपोज मैंने ए पॉइंट फिक्स कर दिया और एक कोड ड्रॉ की है ए से सी तक, जिस कोड की लेंथ इन्होंने आपको दी है 20 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आप O को C से ज्वाइन करेंगे, OC, ये भी तो इस सर्कल की ही रेडियस है, तो ये भी कितना बन जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब आप अगर फिगर में देख रहे हैं ध्यान से, तो OAC एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसकी हर एक साइड 20 सेंटीमीटर की है। 20 सेंटीमीटर की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल इक्वल होता है और वो इक्वल होता है 60 डिग्रीज के। ये और ये सारे एंगल्स आ गए हमारे पास 60 डिग्री के, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये तो एक्चुअल में थीटा होता था, जो सेंटर में बनाया गया एंगल है उसको हम थीटा एज्यूम करते हैं। तो इट मींस आपको इस सम में क्या क्या गिवन है वो आपने यहाँ पे ध्यान से देख लिया होगा। एक बार मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। आपको ये फिगर बनाना है और फिर फिगर के साथ क्या क्या चीजें लिखनी है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन 20 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। अब जो भी फॉर्मूला, आप ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो थीटा होता है ये सिर्फ रेडियन में लिखा हुआ होता है, जबकि आपके पास इस सम में मैंने थीटा निकाला है डिग्रीज में। तो क्योंकि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आप सीख चुके हैं, तो 60 डिग्रीज को आपको एक प्रैक्टिस में भी रखना है कि 60 डिग्री कैन बी रिटन एज π/3 रेडियन। तो इट मींस थीटा इज गिवन, r इज गिवन एंड वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। आर्क लेंथ को हम क्या डिनोट करते हैं, L से। सो अप्लाइंग द फॉर्मूला, L आपको फाइंड करना है यहाँ पे, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि एज थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, इट मींस थीटा इज π/3 is equal to L by R. R is given to be 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जैसे ही आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो L की वैल्यू आपके पास आ गई 20 π/3 सेंटीमीटर्स। क्योंकि ये लेंथ आपकी सेंटीमीटर्स में है, तो यहाँ ये जो पाई है ये रेडियन की बजाय अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 22/7 यूज होगा। तो ये थी आपकी आर्क लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट two circles, they are having same arc length and the arc length subtended angle 60 degree and 75 degree at the center and we want to find the ratio of their radii। मीन्स दो सर्कल्स हैं आपके पास, उनकी रेडियस अलग अलग है, लेकिन दोनों सर्कल्स में इक्वल लेंथ की एक आर्क आपने ड्रॉ की, और उन दोनों सर्कल्स में उस सेम लेंथ की आर्क ने जो दोनों सर्कल्स के सेंटर पे बारी बारी से एंगल सबटेंड किए वो है 60 डिग्री और 75 डिग्री। अब उन दोनों सर्कल्स की रेडियाई किस रेशियो में है वो रेशियो आपको फाइंड करना है। तो मैंने इस सब में क्या लिखा कि लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज r1, क्योंकि दो सर्कल्स अलग अलग हैं, एंड रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज से r2, and let angle subtended at the center of first circle is θ1 and on the second circle it is let say θ2। अब ये दो चीजें तो आपने अलग अलग एज्यूम कर ली, लेकिन जो सर्कल्स थे उसमें जो आर्क थी वो थी सेम लेंथ की। तो दोनों सर्कल्स में जो आर्क्स हैं उनकी लेंथ मैंने इक्वल लेट की है कि एज बोथ सर्कल्स आर हैविंग सेम आर्क लेंथ, सो लेट जो आर्क लेंथ है वो दोनों में L है। मींस अगर आप सर्कल 1 की बात कर रहे हैं तो जो L1 है, मतलब फर्स्ट सर्कल की आर्क की लेंथ, वो L1 इज इक्वल टू L है।
और सेकंड सर्कल में भी जो लेंथ ऑफ आर्क है L2 वो भी किसके इक्वल आ गई, L के। तो अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा कि अगर मैं इन दोनों एंगल्स का रेशियो निकालता हूँ θ1 बाय θ2, तो थीटा का फॉर्मूला आपके पास है L1 बाय R1 और ये फॉर्मूला है L2 बाय R2। अब सबसे पहली बात, क्योंकि सर्कल्स में जो आर्क लेंथ है वो तो इक्वल है, तो ये L1 L2 यहाँ नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ L और L लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, L तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सबसे नीचे वाला नंबर है सबसे ऊपर आ जाएगा और ये वाला नंबर बचेगा नीचे, मतलब ये बचेगा R2 बाय R1। और मैं ऐसे लिख सकता हूँ θ1 बाय θ2। θ1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 60 डिग्री है, θ2 की वैल्यू भी given है, तो ये आ गया 60 बाय 75 इज इक्वल टू R2 बाय R1, क्योंकि ये लास्ट नंबर ऊपर आ गया, R1 एज इट इज है R2 बाय R1। अब लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको ये कहा था कि जब आप ये फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू L बाय R अप्लाई करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन मेजर एंड नॉट इन डिग्री मेजर। लेकिन इस सम में भी यहाँ पे डिग्री में ही है और मैं इस सम को एज इट इज डिग्री में ही यूज कर रहा हूँ। उसका रीजन क्या है, जब आप दो चीजों का रेशियो निकालते हैं, इस थीटा डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कन्वर्जन फॉर्मूला लगाएंगे, वो सेम फॉर्मूला रेशियो वाले सेकंड प्रोपोर्शन में भी लगेगा। तो जब सेम ही चीजें हैं, जो यहाँ भी सेम होनी है यहाँ भी सेम होनी है, तो उस टाइम मतलब जब आप दो एंगल्स का रेशियो ले रहे हैं तो आप उसको डिग्री में भी यूज कर सकते हैं, आप उसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब अगर आगे इसको आप कैंसिल आउट करें कॉमन फैक्टर को, तो ये आपके पास आएगा 4 बाय 5 इज इक्वल टू R2 बाय R1। और अगर आपको रेशियो लिखना है R1 रेशियो R2, तो आप किस तरह से लिखेंगे, R1 5 है और R2 जो है वो 4 आ गई है, ये रेशियो आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब जो बड़े सर्कल की जो रेडियस है उस पे छोटा एंगल बना था और छोटे वाले सर्कल पे बना था एंगल बड़ा। तो ये सम था।